हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सी टेट सोशल साइंस का टॉपिक लेंगे जो पेपर 2 के लिए है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सके, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपके 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं। ये 60 मार्क्स के ही होते हैं। अगर आपने इसमें से 40, 45, 50, ठीक है, ये मार्क्स गेन कर लिए तो आपका सी टेट आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, मगर आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ही आप इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ये जो मेरे द्वारा नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, इसको वीडियो को आप पॉज करके इस नोट्स को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें बोला है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, याद रखना है कि जैसे ही ये चैप्टर, ये टॉपिक ख़त्म होगा तो इस चैप्टर या टॉपिक से जितने भी सी टेट में क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। अगली वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि आप इस चैप्टर से आपने क्या पढ़ा और कितने आंसर हम करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं तैयार। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रहते हैं। यह अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपभोग तथा शिकार भी करते हैं। ठीक है, तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, अब ये शिकार करते थे तो शिकार करने को क्या बोला जाता था? आखेट। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, शिकार करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियाँ। इसमें से भी एक टॉपिक आया हुआ है, याद रखना, यही हेडिंग ही आया था। ठीक है, यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया। कौन सी फसलों का? गेहूं और जौ। ठीक है, यह पशुपालन भी करते हैं तथा गांव में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने क्या उगाया था? गेहूं और जौ। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कीथर पहाड़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये पशुपालन भी करते थे और तथा गांव में रहते थे। अगला है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले यहाँ पर क्या उगाया गया था? चावल। ये पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर सबसे पहले क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। कह रहा है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। मैंने डार्क में कर रखा है, इसको याद रखना है आपको कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जो नगर बनाए गए वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास ही बने गए, क्योंकि नदी के से इनको पानी मिल जाता था जिससे वह कृषि भी कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि नदियों का जो पानी होता है कृषि योग्य होता है और उसके आसपास के क्षेत्र में चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि की फसलें बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, नगरों का विकास वही हुआ। ठीक है, आगे गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। इन इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जिसे मगध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, कि आसपास जो इलाके हैं उसको मगध के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा के उत्तरी क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना, उत्तरी क्षेत्र तक। मगध का जो इलाका है वो कहाँ तक फैला हुआ है? गंगा के उत्तरी क्षेत्र तक। ठीक है,
हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। ठीक है, अब देश का नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये याद रखना। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। याद रखना, इंडिया, इंडस, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ये याद रखना हिंदोस है, ठीक है, हिंदोस तथा इंदोस, ठीक है, कहा, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ठीक है, हिंदोस और इंदोस है, इसको करेक्ट कर लेना, हिंदोस और इंदोस। ठीक है, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि, ये जो नदी थी, ठीक है, इसके पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश था उसको इंडिया कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत, जो बाद में भारत बन गया, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। याद रखना, ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग प्रदेश के लिए होने लगा। ठीक है, देश प्रदेश के लिए होने लगा। आगे, भारतीय इतिहास के स्रोत। अब भारतीय इतिहास का स्रोत कैसे कैसे पता लगा है? पहला है गूढ़ लिपि, ये आपको याद रखना है, गूढ़ लिपि। अब ये है क्या? वह प्रक्रिया जो जटिल चीज़ों के अर्थ समझाने में सहायक होती है उसे गूढ़ लिपि बोलते हैं। ठीक है, किसी भी जटिल जो लेख होते हैं उसको समझाने में गूढ़ लिपि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, दूसरा है पांडुलिपि। ये तो बहुत बार टॉपिक आया, पूछो मत, आता ही रहता है ये क्वेश्चन। पांडुलिपि होता क्या है? यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, तो ये जो पांडुलिपि होती है वो हाथों द्वारा लिखी जाती है। ये एक प्रकार की पुस्तक होती है। ठीक है, यह पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र, किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों पर, जो कहाँ मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोर्ज नामक पेड़ की छाल। ठीक है, ये जो किससे बनाए जाते हैं? ताड़पत्र, भोर्ज नामक पेड़ हिमालय में मिलता है। भोर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती है। ठीक है, किस पे? भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, याद रखना, विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पांडुलिपि हाथों से लिखी जाती थी। ठीक है, ये ताड़पत्र, जिसको भोजपत्र भी बोला जाता है, ये हिमालय क्षेत्र में उगते थे। भोज नामक पेड़ की छाल होती थी, उससे ये तैयार किए जाते थे। ठीक है, तीसरा हमारा है अभिलेख। तीसरा है हमारा क्या है? अभिलेख। इसमें से ही पूछा जाता है अभिलेख से। अभिलेख एक प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवारों पर उकेरे मिलते थे, मतलब लिखे मिलते थे। ठीक है, उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी, ये आया हुआ है, या अभिलेख शास्त्र भी कहते हैं। उत्कीर्ण जो अभिलेख होते हैं, अगर इसका अध्ययन किया जाता है तो इसको बोला जाता है एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र। ठीक है, ये वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। अभिलेख शास्त्र तो बच्चे समझ जाते हैं, मगर एपिग्राफी नहीं समझ पाते, तो आपको याद रखना है एपिग्राफी। ठीक है, कह रहा है पांडुलिपियों को प्राय मंदिरों और विहारों से प्राप्त किया जाता था। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो पांडुलिपि है वो कहाँ से प्राप्त की जाती थी? मंदिरों और विहारों से। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ भारत में प्राय प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी जाती है। जो पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राकृत एवं तमिल भाषा में, भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जो पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, ये भी आया हुआ है पेपर में।
अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, जिसको लैटिन भाषा में लिखा गया। ठीक है, यह लैटिन भाषा से लिया गया, जो कि लैटिन भाषा लिया गया जिसका अर्थ है मेन्यू, ये भी पूछा गया है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट किस लिया गया है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ क्या है? मेन्यू। ठीक है, अब हमारा इसका अन्य स्रोत भी है, अन्य स्रोत देखते हैं। अन्य स्रोत क्या है? पुरानी इमारतों, मूर्तियों, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्य आदि इन स्रोतों के माध्यम से इतिहासकार इतिहास का पता लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया पुरातात्विद कौन होते हैं, है क्या पुरातात्विद? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विद कौन होते हैं, ये आता है पेपर में। ठीक है, पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे है पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, अब इसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपके लिए लाएंगे। आप ये चैप्टर अच्छे से तैयार कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो आपको पूरी करा दी है और बहुत जल्दी मैंने कराने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।